हेलो, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र, जिसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देख रहे हैं, इसका चैप्टर नंबर 3 उत्पादन तथा लागत, जिसके दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने देखे हैं, एक उत्पादन और एक परिचय का। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वह है उत्पादन के साधन यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेहद खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पूरा उत्पादन कॉस्ट, ये पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं पूरा फिनोमिना है, वो उत्पादन के साधनों पर ही टिका हुआ है। तो बेहद खास टॉपिक है, जरूर देख लीजिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं। यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कभी भी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोला जाता है। यहां आप अपनी सारी शिक्षा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न पर बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं। और उसी क्रम में आज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के जो साधन हैं, ये हम देखने जा रहे हैं, और ये बेहद खास टॉपिक है। इसमें बने रहिए और अपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर करिए। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, पहले सेशन में बताया कि उत्पादन में हमने ये देखा था कि उत्पादन की जो पूरी प्रक्रिया हो रही थी, वो इनपुट जो है, यानी जो आगत है, अदा है, उसको प्रदा में हम चेंज कर रहे हैं। जो इनपुट लगा रहे हैं उसको हम किस में निकाल रहे हैं? आउटपुट में। जो आगत है उसको प्रदा में निकाल रहे हैं। अब इस बीच में एक प्रोसेस हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? उसकी आर्थिक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या उपयोगिता की वृद्धि कर रहे हैं। अब इस इनपुट से आउटपुट को बदलने के प्रक्रिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है उत्पादन के साधन। ठीक है, उत्पादन के साधनों का जो सबसे आसान एक तरह से समझ है, वो ये है कि ऐसी चीजें, ऐसे साधन जो उत्पादन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया मतलब आर्थिक मूल्य वृद्धि या उपयोगिता में वृद्धि का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें जो सहायक होते हैं वो उत्पादन के साधन कहे जाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी चलानी है, तो उसमें आपको चाहिए क्या? भूमि या लैंड, पूरी इन्वायरमेंट चाहिए, जल चाहिए, उसके बाद खनिज पदार्थ चाहिए सारी। इसके बाद चाहिए श्रम, या जिसको बोला जाता है लेबर। उसके बाद चाहिए पूंजी, जिसको बोला जाता है क्या? कैपिटल। ठीक, और उसके बाद चाहिए क्या? भूमि, श्रम, पूंजी, इसके बाद साहस। ये सारी चीजें इसमें आपको चाहिए, और ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं? इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करती हैं, यानी कि जो कच्चा माल है उसको पक्के माल या फाइनल गुड्स में परिवर्तित करती हैं, और इन्हें ही हम उत्पादन के साधन कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के उत्पादन का अर्थ वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना है, यानी इंक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। जो वस्तु है उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो यूटिलिटी है, उसको बढ़ाना ही उपयोगिता कहलाता है। वस्तु या सेवा के उत्पादन में जो भी सहायता देता है वह उत्पादन का साधन कहलाता है। तो जो चीजें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मदद करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? उत्पादन का साधन कहलाती हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। इन्हें उत्पादन का उपादान भी कहा जाता है, यानी प्रोडक्शन का उपादान एक तरह से सहायक अंग माना जाता है। प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में, कोई भी वस्तु या सेवा जो किसी भी स्तर पर उत्पादन कार्यों में सहयोग देती है, उत्पादन का साधन कहलाती है। वही चीज यहां पर आपको क्लियरली बता दिया गया। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार, कोई वस्तु जो उत्पादन में सहायक होती है, उत्पादन का साधन कहलाती है। वह उत्पादन का साधन तभी कहलाती है जब वह वास्तव में उत्पादन में सहायक होती है। ऐसा नहीं कि वो बस पड़ी हुई है और उत्पादन नहीं, जब वास्तव में उत्पादन के प्रोसेस में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, तब वो उत्पादन का साधन कहलाएगी। मैं अलग अलग विद्वानों का डेफिनेशन आपके सामने इसलिए रखता हूं कि आपको एग्जाम में भी तो एक डेफिनेशन लिखनी है, तो जो आपको सहज और सरल डेफिनेशन लगे आप उसको दिमाग में रख सकते हैं, और जब आप अर्थशास्त्रियों का नाम कोट करके लिखते हैं तो आपके एग्जामिनर पर और अच्छा प्रभाव पड़ता है, और बेहतर वहां पर पुष्टि होती है, और आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो उसी चीज को लगभग सभी ने रिपीट किया है। अब देखिए, प्राचीन समय में उत्पादन की जो साधन थे, इनकी संख्या में बहुत मतभेद रहा, लेकिन आज के नए जमाने में 5 उत्पादन के साधन बिल्कुल क्लियरली बता दिए गए हैं। पहले 2, 3, 4 बताई जाती थी, पर अब मुख्य रूप से 5 साधन बता दिए गए हैं। तो पहला है आपकी भूमि यानी लैंड, दूसरा है श्रम यानी कि लेबर। अब देखिए, ये तीसरा है पूंजी, चौथा है संगठन, पांचवा है साहस। लेकिन कुछ चीजें आपको यहां पर क्लियर लेके चलनी पड़ती हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहां भूमि की चर्चा की गई है, तो यहां पर केवल जो समतल जमीन है, केवल उसकी बात नहीं की गई है,
भूमि से संबंधित जो प्राकृतिक साधन हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, जो जल वायु पर्यावरण आपको प्राप्त हो रहा है, जो वन है, इसके अलावा जो भवन है, जो घर है, बिल्डिंग्स है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। श्रम यानी लेबर जो है, इसमें दो चीजें शामिल होगी, यानी कुशल और अकुशल। ठीक, स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये दोनों तरह के लेबर इसमें शामिल होंगे। और ये जो दोनों तरह के लेबर हैं वो मिलकर क्या करेंगे, प्रोडक्शन में सहायता प्रदान करेंगे। जैसे मान लीजिए जो सैलरी क्लास लोग हैं, इसके अलावा जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, या कुछ स्पेसिफिक या विशिष्ट ज्ञान रखने वाले लोग हैं, वो भी इसमें आएंगे। और ग्राउंड लेवल पर लेबर का काम या एक तरह से मजदूरी का काम करने वाले लोग भी आएंगे। फिर पूंजी यानी कैपिटल। तो कैपिटल और पूंजी की जहां तक बात आएगी, तो आपको जब भी कोई बिजनेस करना है, आपको जब भी कोई उत्पादन का संयंत्र लगाना है, वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो आपको पूंजी या कैपिटल तो लगानी पड़ेगी। भाई जो आप मशीन चाहिए, लोगों को सैलरी देनी है, लोगों का कच्चा माल मान लीजिए कंपनी का मंगाना है, तो एक मुश्त आपको पैसा चाहिए, वो इसका साधन होता है। फिर संगठन, जिसे अब नया नया जोड़ा जा रहा है। पहले उत्पादन के साधनों के साथ बहुत चर्चा इसकी नहीं होती थी, लेकिन अब इसको नया नया जोड़ा जा रहा है। संगठन का मतलब यह है जो इन सभी साधनों को व्यवस्थित करके ऑर्गेनाइज करे। यह विशेष रूप से संबंधित है प्रबंधन से। ठीक है, प्रबंधन या जिसको आप कह सकते हैं मैनेजमेंट से। ठीक है, तो यह माना जा रहा है कि अगर आपको उत्पादन करना है वस्तुओं सेवाओं का, तो आपको संगठन को भी ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी ध्यान में रख के, ऑर्गेनाइजेशन को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है साहस या इंटरप्राइज की। साहस का मतलब यहां क्या है, ऐसे व्यक्ति जो पैसा लगाने को तैयार हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहें, जो चाहते हैं कि पैसा लगे, ये साहस कहलाते हैं। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनको रिटर्न निकल कर आता है। तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, ये 5 तरीके के ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको क्या होता है, जो उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं और जिनसे क्या होता है, एक रिटर्न निकल कर आता है, उत्पादन की अलग अलग इकाइयां निकल कर आती हैं। अच्छा, ये उत्पादन के साधन है और इन उत्पादन के साधनों का जब हमें भुगतान करना पड़ता है तो वही लागत बन जाती है। जैसे इस भूमि के बदले में आपको किराया देना पड़ेगा, ठीक है, या यहां पर लगान देना पड़ेगा, जो भी भूमि से संबंधित साधन होंगे। श्रम के बदले में आपको मजदूरी, ठीक है, आगे लागत में आप समझ जाएंगे इसको, मजदूरी या पारितोषिक या तनख्वाह, जो भी आप कह लें, ये सारी चीजें यहां पर देनी पड़ेंगी। ठीक है, पूंजी के बदले में आपको ब्याज या जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं वो देना पड़ेगा। संगठन है तो मान लीजिए उसको, साहस है तो उसको क्या मिलेगा, जो साहस या जो इंटरप्राइज काम करेगा, जो पैसा लगाएगा, जो सारा इन्वेस्टमेंट करेगा, उसे लाभ मिलेगा। तो ये सारी के सारे उत्पादन के साधन हैं और वो उन पर किया जाने वाला खर्च या किया जाने वाला पेमेंट है। तो ये साधन होते हैं और ये साधन भुगतान होता है और यही साधन भुगतान दूसरों के लिए आय बनती है। तो एक ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। अब एक एक करके हम जरा एक एक साधनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसमें भूमि की, यानी लैंड की। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं लिया जाता, क्लियरली बता दिएगा। केवल ऊपर की सतह देखकर आप मत सोचिए कि वही आ जाएगा। भूमि का अर्थ है वे समस्त प्राकृतिक उपहार जो हमें भूमि की सतह से उसके गर्भ या वातावरण से प्राप्त होते हैं। तो जमीन के अंदर से जो खनिज पदार्थ हैं, जमीन के अंदर से जो आप कह सकते हैं कि उसके गर्भ से या उसके ऊपर से जो चीजें हमें वातावरण से, इन्वायरमेंट से मिलती है, वो सब कुछ इसमें आता है। यह मानव को बिना मूल्य प्राप्त होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो संसाधन है वो इंसानों के उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता। नदी, समुद्र, खनिज पदार्थ, धूप, चांदनी, वायु आदि भूमि के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है, अगर और परिभाषा की बात करें तो भूमि का अर्थ भूमि की ऊपरी सतह से नहीं बल्कि उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जो भूमि और पानी, वायु और प्रकाश, ताप शक्ति के रूप में प्रकृति द्वारा मानव सहायता में निःशुल्क रूप से दिए गए हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जेके मेहता के शब्दों में वे समस्त प्राकृतिक वस्तुएं जिनका प्रयोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन के संदर्भ में किया जाता है, भूमि कहलाती है। तो जितने प्राकृतिक संसाधनों का आप इस्तेमाल करते हैं उत्पादन में निःशुल्क रूप से, वो सब लैंड के अंदर आता है। तो मतलब इसका जो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भूमि की उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन पर कुछ प्राकृतिक साधन और शक्तियों का समावेश अगर देखें तो सबसे पहले आएगा इसमें भूमि का धरातल, यानी जो टेरेन कहलाता है अंग्रेजी में, जिसके अंतर्गत वन, पहाड़, पशु पक्षी, जड़ी बूटी, भूमि की उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी जो जमीन की होती है, वो सारा उसमें आ जाता है। जलमंडल जिसमें समुद्र, नदियां, झील और इसमें पाए जाने वाले समस्त वस्तुएं इसमें आ जाती हैं।
धरातल के नीचे जैसे खनिज पदार्थ, पानी के सोते, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें क्या हैं? जमीन के भीतर पाए जाने वाली चीजें हैं जो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम आती हैं। ठीक है, ऊपर अगर देखें तो वायु, प्रकाश, वर्षा, धूप, चांदनी, ये सारी चीजें क्या हैं? ये वायु में देखी जाती हैं और ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में देखी जाती हैं। ये सब भूमि के हिस्से में आएंगे। ये सारी चीजें जब आप भूमि को एक उत्पादन के साधन के रूप में देखेंगे तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। फिर नंबर आता है श्रम या लेबर का। दूसरा उत्पादन का साधन क्या है? लेबर। और ये खास करके परिवर्तनशील साधन होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, समझ में आएगा। श्रम शब्द का अर्थ बोलचाल की भाषा में साधारण परिश्रम से लिया जाता है। किसी भी प्रकार से मेहनत का काम किया जाए उसे श्रम कहते हैं, लेकिन वो मेहनत मानसिक भी हो सकती है, वो मेहनत शारीरिक, या जिसको आप बोलते हैं ये मेंटल और ये फिजिकल, ये दोनों मेहनत हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति शारीरिक रूप से श्रम करे या मानसिक रूप से श्रम करे, दोनों ही स्थितियों में वो एक लेबर का हिस्सा बनता है। जैसे बोझ उठाना, पानी भरना, मां के द्वारा मकान की सफाई, सुबह उठकर दौड़ने जाना, ये सब श्रम कहे जाते हैं। लेकिन ये जनरल सेंस में है। अर्थशास्त्र के सेंस में क्या है? अर्थशास्त्र में श्रम का आशय उस विशिष्ट मानव प्रयत्न से है। ध्यान रखिए, स्पेसिफिक ह्यूमन एफर्ट। याद करिए, उत्पादन वाला जब मैंने सेशन आपसे लिया था पहला क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि उत्पादन का एक तत्व ये होता है कि उसमें ह्यूमन एफर्ट लगा हो। तो यहां श्रम होता है स्पेसिफिक ह्यूमन एफर्ट। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, मतलब जिसको जो काम आता हो। एक डॉक्टर है वो डॉक्टरी का काम करेगा, एक मजदूर है मजदूरी का काम करेगा, लोहार है लोहार वो लकड़ी का काम करेगा, लोहे का काम करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये सब कुछ स्पेसिफिक ह्यूमन एफर्ट में होता है। तो अर्थशास्त्र में श्रम का आशय उस विशिष्ट मानव प्रयत्न से है जो उसके द्वारा धन के उपार्जन हेतु किया जाता है। जो कुछ भी आप पैसा कमाने के लिए करते हैं, जिसको आप आर्थिक क्रिया कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है और जिसके लिए मानव प्रयत्न किया जाता है, वो इकोनॉमिक्स में एक श्रम के रूप में लिया जाता है। प्रोफेसर टॉमस के अनुसार श्रम मनुष्य का वह शारीरिक और मानसिक, ध्यान रखिए, प्रयत्न है जो किसी प्रतिफल की आशा से किया जाता है। प्रतिफल क्या है? रिटर्न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लेबर का मतलब? अगर अंग्रेजी में आप देखें तो लेबर किसको माना जाएगा? फिजिकल एंड मेंटल स्पेसिफिक एफर्ट, ठीक, टू गेन, क्या गेन करना है? रिटर्न, यानी प्रतिफल। यानी प्रतिफल पाने के लिए आप जो भी विशिष्ट शारीरिक या मानसिक श्रम करेंगे वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? लेबर के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। मार्शल ने कहा है कि श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वो हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको बताया है, जो भी आप क्या करते हैं, आजीविका कमाने के लिए करते हैं। पीगू के अनुसार वह परिश्रम या सेवा जिसे द्रव्य में मापा जा सकता है, यानी जिसको आप पैसे से उसको एक तरह से कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू पे कर सकें, वो श्रम कहलाएगा। अर्थशास्त्र की दृष्टि से श्रम उन्हीं चेष्टाओं और प्रयत्न को कहेंगे जिसमें तीन तत्व हों। पहला, केवल वही प्रयास श्रम कहलाने योग्य हैं जो मनुष्य द्वारा किए गए हों, प्राकृतिक नहीं हो, जो ह्यूमन एफर्ट लगाया गया हो, जो आदमी ने उसने प्रयास किया हो। एक तो ये होना चाहिए। सभी प्रकार के मानवीय परिश्रम को श्रम कहा जाएगा, चाहे उसका संबंध मनुष्य के शरीर से हो या मस्तिष्क से। यानी कोई बैठ के इंजीनियर अपना काम कर रहा है सिस्टम पे, या कोई धूप में जो है ठेला चला रहा है, दोनों बातें इसमें आएंगी। धन कमाने के उद्देश्य से किया गया हो, यानी उसका उद्देश्य जो हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रिया होना चाहिए। तीसरा नंबर का जो उत्पादन का साधन आएगा वो आएगी पूंजी। तो साधारणतः पूंजी शब्द का अर्थ रुपए पैसे से लगाया जाता है, लेकिन यहां पूंजी का विशिष्ट अर्थ है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य द्वारा केवल वही वस्तुएं पूंजी में शामिल की जाती हैं जो धन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में आती हैं। तो आपका कैपिटल क्या है, आपकी पूंजी क्या है? जैसे मान लीजिए पेन से मैं रोज कविता लिखूं डायरी में, मेरी पूंजी नहीं है, पर मैं कोई कंपनी चला रहा हूं, उसमें डायरी मेंटेन, उसमें हिसाब किताब कर रहा हूं, तो पूंजी है। यानी आपकी वह संपत्ति, चाहे वो धन हो चाहे कोई वस्तु हो, अगर उससे आप और धन कमाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी पूंजी है। आपके बंगले, आपके ऑफिस की गाड़ी है, उसकी मशीनें हैं, उसका पेन है, पेंसिल है, जो कुछ भी है, यानी वह संपत्ति जो अधिक और धन कमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल, वो पूंजी कहलाती है। तो जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी, जो चीजें आप देखते हैं सब इसी में आ जाती है।
कृषि कार्य में प्रयुक्त हल, फावड़ा, कुआं, खाद, बीज, बैल, ये सब यंत्र, कच्चा माल, कार्यालय सामग्री, ये सब पूंजी के अंतर्गत आता है। पूंजी मनुष्यकृत धन का वह भाग है जो पुनः धन के उत्पादन के लिए या अधिक धन पैदा करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो पैसे से पैसा बनाना आपने सुना है ना, तो पैसे का इस्तेमाल जब हम पैसा बनाने के लिए करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो पूंजी का रूप ले लेती है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल। अब इसकी परिभाषाएं हैं, प्रकृति की निःशुल्क देन के अतिरिक्त वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है वह पूंजी कहलाती है। तो जो निःशुल्क आपको मिला हुआ है, इसके अलावा जो सारी चीजें आप लगाकर इनकम जनरेट करते हैं वो कैपिटल या पूंजी कही जाती है। प्रोफेसर चैपमैन के विचार से पूंजी वह संपत्ति है जो आय प्रदान करती है या आय के उत्पादन में सहयोग देती है या इस प्रयोजन से प्रयोग की जाती है। तो कैपिटल से आप आय कमाते हैं, आय के उत्पादन में आपसे सहयोग मिलता है और इसको आप पूंजी का रूप कह सकते हैं। प्रोफेसर टॉम्स के अनुसार भूमि के अतिरिक्त पूंजी व्यक्तिगत और सामूहिक संपत्ति का वह भाग है जो और अधिक धन उत्पादन में प्रयोग की जाती है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, धन उत्पादन करने के लिए जो आप पूंजी प्रयोग करते हैं वो आपका पूंजी का रूप, जो पैसा यूज करते हैं वो पूंजी का रूप हो जाती है। इसके भी 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पूंजी उत्पादन का मनुष्यकृत साधन है, ये भी ध्यान रखिए, ये इंसानों द्वारा बनाया गया है, आपको नहीं मिला है। दूसरे शब्द में पूंजी मनुष्य की द्वारा उत्पन्न की गई संपत्ति का एक भाग है। पूंजी में वही वस्तुएं सम्मिलित की जाएंगी जो संपत्ति हैं, ऐसी वस्तुएं संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती जो पूंजी नहीं है। ठीक बात है, सभी संपत्ति पूंजी नहीं कहलाती, संपत्ति का वह भाग जो अधिक संपत्ति उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो पूंजी कहलाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए भैया, आपके वेल्थ या संपत्ति में, वेल्थ एंड कैपिटल, इसमें क्या अंतर है, पूंजी और संपत्ति में क्या अंतर है? तो आप बोलेंगे भैया हमारी वो संपत्ति जिससे हम और ज्यादा धन कमाने के लिए प्रयोग करें वो हमारी पूंजी कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास कोई संपत्ति है, उसे हम घर में रखकर उससे ब्याज कमा रहे हैं, उससे मतलब उसको घर में रखे हुए उसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका संपत्ति हो गई। लेकिन अगर आप उसी का इस्तेमाल करके और पैसा कमा रहे हैं तो वो आपकी पूंजी या कैपिटल मानी जाती है। ठीक बात है। फिर संगठन आता है। संगठन से आशय उस विशिष्ट मानवीय श्रम से है जिसके द्वारा उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, इनको एकत्रित करके उत्पादन की प्रक्रिया में लगाया जाता है। यानी जो प्रबंधन का पूरा काम है, सारी चीजों का ठीक से यूज करके और ज्यादा प्रोडक्शन करना, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंदर आता है। संगठन को प्रबंध भी कहा जाता है। वह व्यक्ति जो इस कार्य को संपन्न करता है उसे संगठक या प्रबंधक कहते हैं, ऑर्गेनाइजर या मैनेजर कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषाएं क्या है? किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम ढंग से संयोजित करने का कार्य संगठन कहलाता है। ठीक बात, तो एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। प्रोफेसर बाई के अनुसार वर्तमान उत्पादन प्रणाली में संगठन उत्पादन का वह साधन है जिसका महत्वपूर्ण कार्य उत्पत्ति के साधनों को सर्वोत्तम आकार को जुटाना है। तो उत्पत्ति के साधनों में जो सर्वोत्तम आकार है उसको जुटाने का संगठन का कार्य करती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्र करके, संगठित और नियंत्रित करके, यानी कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, जो पूरा मैनेजमेंट का काम है, इसको संगठन कहते हैं। और इस कार्य को करने वाला व्यक्ति संगठनकर्ता या मैनेजर कहलाता है। अंतिम और इंपॉर्टेंट उत्पादन का पार्ट है साहस या उद्यम। इसका मतलब यह होता है वन हु बियर्स द रिस्क, वन हु बियर द रिस्क, मतलब जो रिस्क या जोखिम उठाने को तैयार है, जो पैसा इन्वेस्ट करे। ठीक, तो व्यापार में लाभ या हानि की अनिश्चितता बनी रहती है। उत्पादन के पूर्व प्रत्येक व्यापारी को अनुमान लगाना पड़ता है कि भविष्य में किस माल की कितनी मांग होगी और वह उस मांग की मात्रा के अनुसार ही माल का उत्पादन करता है। परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने या फिर अन्य कारणों से यह अनुमान गलत हो सकता है। ऐसी दशा में हानि उठानी पड़ती है। इसके विपरीत यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं और उसका अनुमान सही साबित होता है तो लाभ या प्रॉफिट होता है। ये दो ही स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो व्यापार में लाभ या हानि की जोखिम व्यापारी को उठाना पड़ता है, अन्यथा यह काम संभव नहीं है। तो जो व्यापारी या जो व्यक्ति इस लाभ या हानि का जोखिम को उठाने को तैयार है, यानी वन हु इज रेडी टू बियर द रिस्क ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर और इट विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टर। तो इसी लाभ अथवा हानि की जोखिम को अर्थशास्त्र में साहस कहते हैं और इस जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को साहसी कहते हैं। ठीक बात, तो 5 के 5 उत्पादन के साधन आपको समझ में आ गए होंगे। एक इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देख लिया होगा। सबसे पहले हमने बात करी भूमि की, फिर बात करी श्रम की, फिर बात करी पूंजी की, फिर बात करी संगठन की। ठीक है, संगठन की, और लास्ट में हमने बात करी किसकी? साहस की।
ये 5 उत्पादन के साधनों को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा के चलिए जो आपके लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। साहस की कुछ परिभाषाएं हैं कि एक विकसित देश में साहसी उस व्यक्ति को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था में किसी नवीन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करता है, जो सबसे पहले, जैसे आपने अक्सर स्टार्टअप्स का नाम सुना होगा, है ना, तो इस तरह की चीजों को साहस कहते हैं। प्रोफेसर नाइट के शब्दों में अनिश्चितता सहन करना साहसी का प्रधान कार्य है। मेहता के अनुसार उत्पादन में सदैव जोखिम रहती है, इस जोखिम से होने वाले हानि को किसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है, जो व्यक्ति इस हानि को वहन करता है वो साहसी कहलाता है। इसके कुछ काम है साहसी के। पहला, जोखिम वहन करना, जो रिस्क उठाना जानता हो। व्यापार संबंधी अनेक निर्णय लेना। उद्यम के प्रबंध और प्रशासन संबंधी कार्यों में सहभागिता करना, जो पूरा मैनेजमेंट का काम है। उत्पादित धन का उत्पत्ति के साधनों में वितरण करना। और व्यवसायिक नीतियां क्या होंगी, क्योंकि जो पैसा लगाएगा वही तो नीति डिसाइड करेगा ना, ये सारी चीजें इनके अंतर्गत आती हैं। अच्छा, तो ये हो गया 5 उत्पादन के साधन जो एक एक करके हमने डिस्कस किया, और आई होप कि ये बहुत डिटेल में आपको समझ में आया होगा। एक और उत्पादन के साधनों से संबंधित जानकारी ले लीजिए कि जो उत्पादन के साधन हैं, एक और लास्ट इंफॉर्मेशन आप जरूर इसमें ऐड कर लीजिए अपने साथ, कि ये जो उत्पादन के साधन हैं, ये जो उत्पादन के साधन, इसके बदले में पैसा दिया जाता है, तो मैंने आपको बता ही दिया, साधन आय हो जाती है। ये उत्पादन के साधन 2 तरह से बटे हुए हैं। एक होते हैं अल्पकाल, यानी अल्पकालीन या अल्पकाल में, और एक इनका प्रयोग होता है दीर्घकाल में। ठीक, अल्पकाल और दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों की क्या स्थिति रहती है। जो अल्पकाल होता है इसमें स्थिर साधन भी होते हैं प्लस परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। स्थिर साधन भी होंगे, परिवर्तनशील साधन भी होंगे। ठीक है, और जो दीर्घकाल है इसमें केवल परिवर्तनशील साधन होगा। इसका मतलब क्या है, आगे पूरे चैप्टर में ये काम आएगा, केवल परिवर्तनशील साधन होगा। देखिए, स्थिर साधन का मतलब ये होता है, देखिए अल्पकाल का मतलब क्या है, ऐसा समय जिसमें आप सभी उत्पादन के साधनों को बदल नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्पादन होता जा रहा है और इसमें आप सभी उत्पादन के साधनों को बढ़ाते जाएं, अल्पकाल में ऐसा संभव नहीं है। कुछ साधन तो आप बढ़ा सकते हैं, जैसे लेबर बढ़ा लिया, पूंजी बढ़ा ली, लेकिन क्या भूमि रातों रात बदल जाएगी? क्या लैंड रातों रात बदल सकता है? शायद ना बदल पाए। तो कुछ साधन यहाँ स्थिर होते हैं जिसको हम फिक्स कहते हैं, ठीक है, और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, लेकिन दीर्घकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें हम पूरे पैमाने को बदल देते हैं उत्पादन के, और वहां सारे के सारे उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि परिवर्तनशील साधन कौन कौन से कैसे इस्तेमाल होंगे, स्थिर साधन कैसे इस्तेमाल होंगे, और दोनों को लेकर एक तरह से एक पैमाने का प्रतिफल और परिवर्तनशील अनुपातों का प्रतिफल का नियम आता है, उसकी चर्चा भी हम आगे के सेशंस में करेंगे। तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में आप जरूर रखिएगा, तो आगे के सेशंस को आप और अच्छे से डील कर पाएंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे उत्पादन फलन और फिर परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों की भी चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट या परेशानी या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और एक बात को और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ साथ पूरा जो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, जैसे इसकी वेबसाइट है magnetbrains.com, एप्लीकेशन है, वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। ये जितने कोर्सेज हैं आप इन सब पर जाकर एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर फ्री में पढ़ लेंगे। जो हमारी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स की लिंक दी हुई है। नोट्स मंगा के भी आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। नोट्स कैसे लेना है इसका सारा डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि सारे नए अपडेट्स मैग्नेट ब्रेन्स की ओर से आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।